हेलो, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आईपीएस सरकारी नौकरी। तो एसबीआई नोट का नोटिफिकेशन, एसबीआई पीयू का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के अमंग। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी करता है तो एसबीआई पीयू का जो एग्ज़ाम है एक तरह से उनका ड्रीम जॉब होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो एस्पिरेंट्स पहले से तैयारी कर चुके हैं और ये उनका सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट है, तो उनके लिए थोड़ी सी न्यूज़ हो सकती है अच्छी, थोड़ी सी न्यूज़ हो सकती है बुरी। थोड़ी सी कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो मेंस का जो पैटर्न है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखने को मिला है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। और किस किस के लिए अच्छी न्यूज़ है, किस किस के लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज़ कह सकते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि कौन कौन सी डेट हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 22/9 यानी कि आज की डेट से। आज की डेट से जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, यानी कि 22 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक ये हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने में आप जल्दीबाजी मत करिए, फॉर्म फिलिंग में जल्दीबाजी मत करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। जो खासकर जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा टाइम लेके किस तरह से फॉर्म को फिल करना है वो देखें, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं फ़ी पेमेंट की बात करते हैं, तो 22/9 और 12/10 यानी कि वही 12 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि आप जो फॉर्म फिलिंग करें और पेमेंट करें एक साथ ही कर दें, जिससे आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो दिमाग में रहेगा ना कि फॉर्म फिल नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, तो ये चीज़ आपका हमेशा के लिए दिमाग से निकल जाएगी बात। तो आप केवल और केवल तैयारी पे फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भर लेते हैं लास्ट तक और पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट का वेट करते हैं। पेमेंट देखिए आपको क्या करना है, पेमेंट आपको कर देना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, पूरा फॉर्म भर दिया, तो यहाँ पे कोई इसका फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो कॉल लेटर है यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका, आप इससे कह सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो ऑनलाइन प्रीलिम्स की जो एग्जैक्ट डेट है दैट इज 17, 18, 19, 20 ऑफ दिसंबर, यानी कि 17, 18, 19, 20 में आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो आपका दिसंबर और जनवरी के अराउंड आ जाएगा। दिसंबर जनवरी 2023 के अराउंड आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, जो मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम का जो रिजल्ट होता है ना, उसके बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको, केवल 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मिलते हैं। तो इसकी जो हम तैयारी करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की, उसके साथ साथ मेंस की भी साथ में हम तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि प्री हम क्वालिफाई करेंगे तो हम उसका मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 15 दिन में मेंस की तैयारी करना। उसका जो सिलेबस है काफ़ी डेप्थ में है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। खासकर जीए पोर्शन की जो जनरल अवेयरनेस है और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसकी तैयारी आपको 5-6 महीने पहले की जो जीए है 15 दिन में पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। और जीए को लेकर अभी मैं बात फिर से करने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर मैं मेंस की बात करता हूँ, मेंस में देखिए जनवरी फरवरी में मेंस आपका हो जाएगा और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी 2023 में आ जाएगा। ये तो मैं बात कर रहा हूँ केवल मेंस की, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसकी। उसके बाद हम बात करते हैं फेज 3। फेज 3 में आपका फरवरी और मार्च में हो जाएगा। ये फेज 3 में क्या क्या होता है, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होती है, जैसा कि आपको पता है फरवरी मार्च में इसका ये सब कुछ हो जाएगा। और फाइनल जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो मार्च में आएगा, मार्च 2023 में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक होता है मेंस के जो मार्क्स जितने हैं प्लस आपका फेज 3 यानी कि इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन में जितना आपको नंबर मिले हैं उन दोनों को कंबाइन करके जो एक्चुअल जो उसका वेटेज है उसके बारे में भी अभी मैं बात करूंगा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। बाकी जो प्रीलिम्स एग्जाम की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कि कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए पिछले ईयर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज हैं दैट इज 1673, जिसमें से 1600 वैकेंसीज इस साल की हैं, बाकी 73 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो कि पिछले साल फिल नहीं हो पाई थी, तो उनको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। तो इस ऑर्डर में SC, ST, OBC, EWS एंड अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वैकेंसीज का, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं।
बाकी वैकेंसी इतना मैटर नहीं करता है, आपको क्या करना चाहिए, वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, तो आपको जो तैयारी है और ज़्यादा बूस्टअप तरह से और ज़्यादा तेज़ी से कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल निराश नहीं होना है कि सर वैकेंसीज कम हो गई, अब क्या करें। आपको क्या 1673 वैकेंसी चाहिए, क्या इतनी सीटें चाहिए, आपको तो एक चाहिए ना, तो उसके लिए तैयारी करिए। चलिए उसके आगे बात हम कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या कोई लास्ट ईयर में है, लास्ट ईयर में अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसकी एक कंडीशन है क्या, 31/12/2022 यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि उससे पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब वो क्वालिफाई रहे होगा, यानी कि एलिजिबल होगा उस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। तो इस बात का ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि बस शुरू कर दिया फॉर्म भरना बिना अपनी एलिजिबिलिटी देखे हुए। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम की जो पैटर्न है वो क्या है। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न एज इट इज पिछले साल की तरह ही है। इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग एबिलिटी आता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट्स के 35 एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे टोटल क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तो यानी कि 100 नंबर का पेपर बन जाएगा। और आपको कितना टाइम मिलेगा, हर एक सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, सब सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का आएगा, 20 मिनट मिलेंगे, तो अगर 20 मिनट ओवर हो जाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको नए सेक्शन खोल देगा, आप पिछले सेक्शन में दोबारा से नहीं जा पाओगे। ये बात समझ में आ गई ना। तो सेक्शनल यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो 1 घंटा आपको मिलेगा। ये तो सेम वैसा ही है। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और आपको तो पता है बैंकिंग एग्जाम में आपके पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस रहती है, यानी कि ऑप्शंस रहते हैं, 5 ऑप्शंस रहते हैं, 5 चॉइसेस मैंने, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं पिछले साल से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को, पिछले साल यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस साल केवल 40 क्वेश्चन हैं। और पिछले साल 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते थे, लेकिन यहाँ पे केवल 15 मार्क्स का वेटेज दे रखा है। अब ये वाले जो मार्क्स 10 नंबर कहाँ चले गए, ये उठ के चले गए सर जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस में चले गए। अभी मैं सबको समझा दूंगा। अगर मैं बात करता हूँ डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की, तो पिछले साल यहाँ पे 35 क्वेश्चन होते थे, 60 नंबर का ये होता था, तो यहाँ से भी 10 नंबर उठ गए, यानी कि 10 यहाँ से उठा लिए, 10 यहाँ से उठा लिए, यानी कि 20 नंबर उठा के कहाँ पे रख दिए, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस वाले पोर्शन में रख दिए। पिछले साल यहाँ पे क्वेश्चन थे हमारे पास 40 क्वेश्चन हुआ करते थे, और यहाँ पे 40 ही मार्क्स का ये पेपर होता था, लेकिन इस बार 50 क्वेश्चन रख दिए गए और साथ में 60 नंबर का ये पेपर, ये वाला सेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है जो जीएस पढ़ता है रेगुलर बेसिस पे, जिसको जीएस अच्छा लगता है, बैंकिंग फाइनेंस अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये चीज़ किसी के लिए बुरी भी हो सकती है, जो केवल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंग्लिश के भरोसे जाता है। जीए जो लास्ट के 10-15 दिन में पढ़ता है, यानी कि मैराथन करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैराथन करते हैं, यानी कि एक ही दिन का जो मैराथन रहता है 10-10 घंटे का, उसको देखते हैं, 300-300 500 एमसीक्यू एक दिन में कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज़ ये कह सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो उससे पहले अगर यहाँ बात करें तो 200 नंबर का टोटल पेपर हो जाएगा ये, और 155 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे आपको मिलेंगे। जैसे ही 3 घंटे ओवर होते हैं तो आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी डिस्क्रिप्टिव पेपर की, उसके तुरंत बाद खुल जाती है, जिसमें आपको 30 मिनट मिलते हैं और आपको क्या दिया जाता है, एक लेटर दिया जाता है, एक ऐसे दिया जाता है। तो 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 25-25 मार्क्स का दोनों हो जाएगा। तो जो टोटल जो मार्किंग होगी आपकी 250 नंबर की होगी, यानी कि 200 नंबर का ये और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर। बात समझ में आ गई। तो फेज 2 यानी कि मेंस जो एग्जाम है वो 250 नंबर का होता है। उसके आगे हम बात अगर करते हैं रॉन्ग आंसर की जो पेनल्टी है वो सेम 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर फेज 3 की बात करूँ तो यहाँ पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में देखिए क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, और मुझे उम्मीद है पूरा कि इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। ये एक बस कह सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर होगा।
उसके आगे बात करते हैं हम फेज थर्ड की। फेज थर्ड में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ग्रुप एक्सरसाइज, एक आता है इंटरव्यू। ये ग्रुप एक्सरसाइज क्या होता है, कुछ 4-5 स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स को साथ में बैठा देंगे फेज थ्री में और उनको एक टॉपिक दे देंगे, कुछ को उसके अगेंस्ट बोलना होगा, कुछ को उसके फेवर में बोलना होगा, डिस्कशन चलेगा, उसके ऊपर आपको 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि आप जितनी आपकी एबिलिटी होगी कम्युनिकेट करने की उस हिसाब से। बाकी पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होगा। तो टोटल जो फेज थ्री रहेगा आपका 50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स का ये हो गया और 250 मार्क्स का आपका ये पीछे मेंस हो गया, यानी कि दोनों के कलेक्टिव जो मार्क्स हो गए 300 हो गए, 250 ये, 50 ये, ठीक है। तो आगे इसी के बारे में बात हुई है। देखिए फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें 250 नंबर का मेंस और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो टोटल कितने में से मार्किंग होगी, 300 में से। ये तो 300 में से मार्किंग होगी, लेकिन इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउट ऑफ 100, यानी कि परसेंटेज निकाल दिया जाएगा। यानी कि जो 250 नंबर का आपका जो मेंस होता है ना, उसको 75 में से काउंट किया जाएगा, यानी कि 75 में से कितने नंबर आए ये काउंट किया जाएगा। वैसे ही इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज 50 मार्क्स का होता है, उसको मार्किंग की जाएगी आपको 25 से। तो टोटल 100 में से मार्किंग करी जाएगी आपकी, जिसमें मेंस और ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि इंटरव्यू का जो रेशियो होगा 3:1 का वेटेज होगा। कितना, 3:1 का वेटेज होगा। ये बात को आपको समझ लेनी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए केवल इंपॉर्टेंट बातें करते हैं अब हम। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ चांसेस की, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं वो 4 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं एसबीआई पीओ का। किस चीज़ को काउंट करेंगे सर हम कि हमने एग्जाम दे दिया है, काउंट हम करेंगे केवल मेंस के एग्जाम को। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया, अगर आप मेंस में अटेम्प्ट होते हो तो अटेम्प्ट नंबर 1 माना जाएगा। केवल प्रीलिम्स करते हो तो उसको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। वैसे ही जनरल पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वाले 7 अटेम्प्ट, ओबीसी 7 अटेम्प्ट, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 7 अटेम्प्ट, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब वो कितने भी नंबर ऑफ एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान देना विशेष तरह। एक सेकेंड, ये पेन में कुछ दिक्कत है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी का जो सेंटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी आपका स्टेट है आप वहाँ पे स्टेट देखिए, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किस सिटी में पड़ा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना सिटी देख सकते हैं, उसी तरह से आप फॉर्म फिलिंग भी करेंगे। आप अपना नियरेस्ट सिटी चाहते हैं तो अपना नियरेस्ट सिटी देखिए कौन सा है, या आपकी सिटी में ही एग्जाम पढ़ रहा है, सेंटर पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यूपी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इतने सारे सेंटर्स हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के सेंटर्स ये रहते हैं, मेंस में सेंटर थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शंस आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, 4 चीज़ें। एक होता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक होता है आपका फोटोग्राफ यानी कि खुद का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक होता है सिग्नेचर, एक होता है थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फोटोग्राफ और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो किस तरह से करना है। देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है, इसको यहाँ से यहाँ तक एक अपने A4 शीट में यानी कि वाइट पेज में कॉपी करिए और उसका फोटो लीजिए और कितने केबीज का वो होना चाहिए उस तरह से आप उसको अपलोड करेंगे। ये आपकी हैंड राइटिंग को चेक करने के लिए होता है। हैंड राइटिंग चेक करने का मतलब कि एक्चुअल में वो आप ही हैं। इस चीज़ को अगर इन फ्यूचर अगर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा तो आप इस हैंड रिटन नोट को आपको क्या करेंगे, चेक किया जाएगा। और साथ में इसलिए भी होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है पूरे फॉर्म में वो सारी ट्रू है और वैलिड है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अगर आपने तो सब कुछ ट्रू है। इसीलिए अगर इन फ्यूचर कोई भी गलत माना जाता है तो आपको इस चीज़ को क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम। चलिए तो ये हो जाएगा। इसको A4 शीट में लिखिएगा, जहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना नाम लिख दीजिए। जैसे कि मेरा नाम है दिनेश सिंह तो मैं लिखूंगा आई दिनेश सिंह, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, कॉमा करके डेट ऑफ बर्थ यानी कि 4797 डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और पूरा इस तरह से कॉपी कर लिया सेम टू सेम डिट्टो। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड थंब की, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है उसका जो थंब है उसका इंप्रेशन एक A4 शीट में लेना है, ठीक है, और उसका एक फोटो लेके उसमें अपलोड करना है। He or she may use his or her right hand thumb for applying, यानी कि बोला जा रहा है
इफ द कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट हैंड थंब, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड थंब उसका नहीं है या किसी वजह से कुछ दिक्कत है, अगर जेन्युइन दिक्कत है, तब आप राइट हैंड का थंब यूज का तब राइट हैंड यूज कर सकते हो। अगर आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो नहीं है तब। नेक्स्ट देखिए फोटोग्राफ की अगर मैं बात करूं तो फोटोग्राफ का जो होना चाहिए साइज दैट इज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, इस बात का ध्यान रखना है। साथ में 20 से 50 KB का फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। अगर मैं सिग्नेचर की बात करता हूं तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको 10 से 20 KB का वो सिग्नेचर होना चाहिए। साथ में जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन से किसी भी व्हाइट पेपर पे करा होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हम बात करते हैं अभी लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की बात ऊपर करी थी, लेकिन उसका जो फाइल साइज है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। साथ में ही व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लैक इंक भी यूज कर सकते हैं और ब्लू इंक भी यूज कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, ऊपर जो मैंने बताया था आई दिनेश सिंह डेट ऑफ बर्थ, ये उसको लिखने के लिए आपको 50 से 100 KB का यूज करना है। और साथ में बोला गया हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि जैसा वो लिखा है स्मॉल लेटर्स में वैसे का वैसा वहां पे छापना है, लिखना है, ठीक है। और बाकी जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी JPG एंड JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और किसी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे या कोई और आपका डायमेंशन होगा और ज़्यादा KB होगा कम KB होगा तो वो एक्सेप्ट खुद ही नहीं करेगा फॉर्म में। तो नेक्स्ट देखिए जो साइज होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन का दैट विल बी 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये सारा आप जो एडिटिंग का काम है आप MS पेंट से कर सकते हैं। MS पेंट से आप इजीली पिक्सल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है ना। बाकी बोला गया द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर एंड विद ब्लैक इंक, यानी कि ब्लैक इंक पेन से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन को लिखना है। तो इस लास्ट वाले पेज को जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि चारों चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं और किस किस साइज की होनी चाहिए वो सब आपको दे रखा है। तो चलिए इसी के साथ हम एक बात बताना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन तो आ गया, अब आपको तैयारी किस तरह से करनी है, इस तैयारी को किस तरह से करनी है, किस वे में करनी है, तो इसलिए आप जुड़े रहें हमारे सरकारी नौकरी चैनल से। तो यहाँ पे आपको पूरा A to Z यहाँ पे बताई जाएगी बात कि किस तरह से आपको इसको क्रैक करना है एग्जाम को। अभी तो आपके पास 2.5 मंथ अराउंड है, तो अभी से जुड़ जाइए प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी में। टाइम ज़्यादा नहीं है, 2.5 महीने। 2.5 महीने में अगर कोई नया एस्पिरेंट है उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। SBI PO का जो मेंस है ना काफ़ी अच्छे लेवल का वो एग्जाम है। प्रीलिम्स का जो लेवल है मेंस के लेवल से बहुत ही कम रहता है। तो प्रीलिम्स तो एक तरह से कह सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके मार्क्स आगे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही मुझे बताना था। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए सरकारी नौकरी से। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी पहुंचा दीजिए कि सर SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी में लग जाइए, कंपटीशन रहेगा बहुत हाई। और जुड़े रहें सरकारी नौकरी चैनल से, IFS सरकारी नौकरी चैनल से। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।